चलिए एक चीज कल्पना करते हैं। सोचिए कि आप घोर अंधेरे में हैं, एक बहुत बड़े खुले मैदान में। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा है कि शायद अपनी धड़कन भी सुनाई दे जाए। अचानक दूर से एक तोप चलने की भारी धड़ाम की आवाज आती है, इतनी जोरदार कि जमीन तक कांप जाती है। आपको कोई चमक नहीं दिखती, कोई धुआं नहीं, लेकिन आपके कान आपको आवाज की दिशा का एक कच्चा सा अंदाजा दे देते हैं, उस तरफ से आई है। अब इसी कल्पना को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सोचिए कि उस मैदान में कई किलोमीटर के दायरे में बहुत ही संवेदनशील कान, मतलब एडवांस्ड माइक्रोफोन्स का एक जाल बिछा हुआ है, और ये सभी एक सेंट्रल सुपर कंप्यूटर से जुड़े हैं। अब हर कान ने उस आवाज को कितनी मिलीसेकंड की देरी से सुना, इसका हिसाब लगाकर दुश्मन की तोप की एकदम सटीक पिन पॉइंट लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। इतनी सटीक कि आप अगले ही पल वहां जवाबी हमला कर सकते हैं। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये एक 100 साल से भी ज्यादा पुरानी सिद्ध सैन्य तकनीक है, जिसे साउंड रेंजिंग या SRS कहा जाता है। आज हम इसी की गहराइयों में उतरने वाले हैं कि सशस्त्र बल कैसे सिर्फ आवाज को सुनकर उसे एक डेडली टारगेट में बदल देते हैं। बिल्कुल। साउंड रेंजिंग, जिसे अकूस्टिक लोकेशन भी कहते हैं, हाँ। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हवा में, जमीन पर या पानी के नीचे से आने वाली आवाजों के सोर्स का पता लगाया जाता है। और इसकी कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के मैदानों से। हाँ, इसका ऐतिहासिक संदर्भ मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है। मतलब WW1 तो ट्रेंच वॉरफेयर का दौर था, जहां दोनों सेनाएं महीनों तक खाइयों में बैठी रहती थी। एग्जैक्टली। और उस लड़ाई की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी दुश्मन की तोपें, मतलब आर्टिलरी। वो खाइयों के कई किलोमीटर पीछे छिपी होती थी, दिखाई नहीं देती थी, लेकिन लगातार तबाही मचाती थी। उनका पता कैसे लगाया जाए? हवाई जहाज तब उतने एडवांस नहीं थे। यहीं पर साउंड रेंजिंग एक गेम चेंजर बनकर सामने आई। किसी ने सोचा कि अगर हम उन्हें देख नहीं सकते तो क्या हम उन्हें सुन सकते हैं? और सिर्फ सुनी नहीं, बल्कि सुनकर उनकी सटीक लोकेशन निकाल सकते हैं। कमाल है। मतलब जरूरत ने एक पूरी नई तकनीक को जन्म दे दिया। तोप फायर होता है तो उससे जो ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स निकलती हैं, उनके आधार पर समय और दूरी की बहुत ही बारीक गणना की जाती है, और इसी कैलकुलेशन से दुश्मन के हथियार का पता लगाया जाता है। तो ये सिर्फ जमीन पर कुछ माइक्रोफोन फेंक देने जैसा तो बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है इसके पीछे एक बहुत ही सोचा समझा आर्किटेक्चर, एक खास बनावट होगी। हाँ बिल्कुल। एक प्रभावी साउंड रेंजिंग सिस्टम या SRS के 4 मुख्य घटक यानी कोर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला और सबसे बुनियादी है द माइक्रोफोन एरे। एरे मतलब एक तरह का जाल? एक तरह से हाँ। ये माइक्रोफोन्स की एक श्रृंखला होती है जिन्हें बहुत ही सटीक सर्वे की गई जगहों पर लगाया जाता है। मैं सटीक शब्द पर जोर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ एक इंच का फर्क मायने रखता है। मतलब अगर एक भी माइक्रोफोन अपनी जगह से कुछ इंच भी हिल गया तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत। अगर हमें ये नहीं पता कि हमारा माइक्रोफोन ठीक कहां पर है तो पूरा गणित ही बिगड़ जाएगा। लोकेशन 100 मीटर इधर की उधर हो सकती है और आपका जवाबी हमला खाली मैदान में होगा। और यहीं पर दूसरा कंपोनेंट बहुत जरूरी हो जाता है, मीटियोरोलॉजिकल डेटा। मीटियोरोलॉजिकल डेटा मतलब मौसम का डेटा। तोप का पता लगाने से मौसम का क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। ये बात बहुतों को हैरान करती है कि ध्वनि की गति स्थिर नहीं होती, ये मौसम के साथ बदलती है। तापमान क्या है, हवा में नमी कितनी है, हवा किस दिशा में और कितनी तेजी से बह रही है, ये सब ध्वनि की गति पर असर डालते हैं। वाह, मतलब हवा की दिशा भी तय कर सकती है कि निशाना लगेगा या नहीं। ये तो कमाल की बात है। इसे ऐसे समझिए कि अगर तेज हवा आपकी तरफ चल रही है तो तोप की आवाज आप तक थोड़ी जल्दी पहुंचेगी। अगर हवा उल्टी दिशा में है तो थोड़ी देर से। कुछ मिलीसेकंड का ये फर्क भी दुश्मन की लोकेशन को सैकड़ों मीटर तक खिसका सकता है। इसीलिए लड़ाई के मैदान में जो मौसम वाला सिपाही होता है, वो सिर्फ बारिश का अनुमान नहीं लगा रहा होता, वो असल में तोप का निशाना साधने में मदद कर रहा होता है। सिस्टम को हर पल मौसम का ताज़ा रियल टाइम डेटा चाहिए होता है। समझ गए। तो हमारे पास सटीक जगहों के लगे माइक्रोफोन है और मौसम का डेटा भी है। अब इन्हें आपस में जोड़ना भी तो होगा। एकदम। वो है तीसरा कंपोनेंट, कम्युनिकेशन लिंक्स। इन सभी सेंसर्स को और मौसम के स्टेशंस को कमांड पोस्ट से जोड़ना होता है। इसके लिए हर मौसम में काम करने वाले मजबूत कम्युनिकेशन लिंक्स चाहिए। पुराने जमाने में ये मीलों लंबे फिजिकल केबल होते थे जो अक्सर लड़ाई में टूट जाते थे। आज सिक्योर रेडियो लिंक्स का इस्तेमाल होता है। और इन सब के केंद्र में होगा वो ब्रेन जिसकी हमने शुरू में बात की थी। हाँ, चौथा और सबसे जरूरी हिस्सा, द कमांड पोस्ट CP और कंप्यूटिंग सिस्टम।
यही सिस्टम का दिमाग है। यहीं पर सभी माइक्रोफोन से आने वाला डेटा रियल टाइम में आता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। आवाज किस माइक्रोफोन पर किस समय पहुंची, मौसम का डेटा क्या कह रहा है, इन सब को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम के जरिए सोर्स की लोकेशन की गणना की जाती है। ओके, ये तो सिस्टम की बनावट समझ में आई, लेकिन एक मिनट, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। युद्ध का मैदान तो बहुत शोरगुल वाली जगह होती है, टैंक चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, तो ये सिस्टम लगातार हर आवाज को तो रिकॉर्ड नहीं करता होगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका ब्रेन तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से जल जाएगा। ये कैसे तय करता है कि उसे सिर्फ तोप की आवाज पर ही ध्यान देना है? बहुत ही अच्छा और ज़रूरी सवाल है, और यहीं पर इस सिस्टम की इंटेलिजेंस सामने आती है। सिस्टम को और ज़्यादा कुशल बनाने के लिए एपीएस एडजस्टिंग पोस्ट्स और एलपीएस लिसनिंग पोस्ट की भूमिका होती है। ये पोस्ट्स छोटे, मानव संचालित या ऑटोमेटेड सेंसर होते हैं जो मुख्य माइक्रोफोन अरे के आगे यानी दुश्मन की तरफ तैनात किए जाते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह के गार्ड हुए। आप कह सकती हैं। उनका काम बहुत विशेष है। वो सबसे पहले आवाज़ सुनते हैं। उनकी ट्रेनिंग या प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि वो एक तोप के दागने की खास ध्वनि सिग्नेचर को पहचान सकें। जैसे ही उन्हें वो आवाज़ सुनाई देती है, वे मुख्य माइक्रोफोन अरे को क्यू करते हैं। क्यों करते हैं मतलब एक तरह से सिग्नल देकर कहते हैं कि तैयार हो जाओ, एक ज़रूरी आवाज़ आ रही है, अब रिकॉर्डिंग शुरू करो। इससे सिस्टम सिर्फ काम की आवाज़ों को ही प्रोसेस करता है। बाकी समय वो एक तरह से लो पावर स्टैंड बाय मोड में रहता है। ये एक इंटेलिजेंट फिल्टर की तरह काम करता है जो 99% शोर को नज़रअंदाज कर देता है। इससे ऊर्जा और प्रोसेसिंग पावर की ज़बरदस्त बचत होती है। कमाल है। तो अब सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, उसने तोप की आवाज को रिकॉर्ड कर लिया है। अब वो जादू कैसे होता है जिससे लोकेशन का पता चलता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही एलिगेंट और फंडामेंटल है। एसआरएस का जो मूल सिद्धांत है वो है रिसीट टाइम्स में अंतर, यानी अलग अलग माइक्रोफोन्स तक आवाज पहुंचने के समय में जो छोटा सा फर्क होता है वही सब कुछ है। प्रक्रिया को अगर हम चरण दर चरण देखें तो ये कुछ इस तरह है। पहला, जब तोप चलती है तो उसकी आवाज अलग अलग माइक्रोफोन तक अलग अलग समय पर पहुंचती है, क्योंकि हर माइक्रोफोन की दूरी तोप से अलग है। जो पास है वहां पहले पहुंचेगी, जो दूर है वहां कुछ मिलीसेकंड बाद। दूसरा, सिस्टम इन समय के अंतर का उपयोग करके हर माइक्रोफोन से सोर्स तक एक बेरिंग की गणना करता है। बेरिंग का मतलब है एक दिशा रेखा, लाइन ऑफ डायरेक्शन। सिस्टम कहता है माइक्रोफोन ए के हिसाब से आवाज इस लाइन पर कहीं से आई है, माइक्रोफोन बी के हिसाब से इस दूसरी लाइन पर कहीं से आई है। तो अब हमारे पास अलग अलग माइक्रोफोन से आती हुई कई सारी लकीरें हैं। बिल्कुल। और यह है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम। जब हमारे पास कई सर्वे किए गए माइक्रोफोन से कई बेरिंग्स आ जाते हैं तो उन्हें एक डिजिटल मैप पर क्रॉस किया जाता है। इस प्रक्रिया को इंटरसेक्शन कहते हैं। और जहां ये सभी रेखाएं, ये सभी बेरिंग्स एक दूसरे को काटती हैं, वही एक बिंदु दुश्मन की तोप का सटीक स्थान होता है। अरे वाह, इसे एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जैसे 3 लोग एक बड़े हॉल के अलग अलग कोनों में खड़े हों और हॉल में पूरी तरह से अंधेरा हो। अगर कोई बीच में एक किताब गिराता है तो जो व्यक्ति किताब के सबसे करीब है उसे आवाज सबसे पहले सुनाई देगी। अगर तीनों के पास एक दूसरे से जुड़ी हुई सिंक्रोनाइज्ड स्टॉप वॉचेस हैं तो वो अपने समय की तुलना कर सकते हैं। एक को 1.0 सेकंड पर आवाज आई, दूसरे को 1.2 पर और तीसरे को 1.5 पर। समय में यह छोटा सा अंतर ही हमें उन 3 रेखाओं को खींचने में मदद करता है जो ठीक उसी जगह पर मिलती हैं जहां किताब गिरी थी। ये एकदम सही एनालॉजी है। और सैन्य क्षेत्र में ये किताब गिरने की जगह दुश्मन की तोप होती है। जैसे ही इंटरसेक्शन से ये लोकेशन मिलती है, इसे तुरंत अपनी आर्टिलरी यूनिट्स को काउंटर बम्बार्डमेंट यानी जवाबी कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में हो सकती है, सुनने से लेकर निशाना साधने तक। ये सिस्टम जितना प्रभावी लगता है, सुनने में तो ये ऑलमोस्ट फूल प्रूफ लगता है, पर क्या इसकी कुछ कमियां या चुनौतियां भी हैं? कोई भी तकनीक परफेक्ट तो नहीं होती। हाँ, बिल्कुल है। ये तकनीक जितनी सोफिस्टिकेटेड है उतनी ही नाजुक भी है। सबसे पहली चुनौती है कि इसे स्थापित करने और चलाने के लिए बहुत ज्यादा जनशक्ति और समय की जरूरत होती है। आपको पहले जमीन का सर्वे करना होता है, फिर माइक्रोफोन्स लगाने होते हैं, केबल बिछाने होते हैं और फिर पूरे सिस्टम को कैलिब्रेट करना होता है। ये कोई प्लग एंड प्ले सिस्टम नहीं है। दूसरी बात, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, ये सिस्टम बहुत संवेदनशील है।
आसपास के शोर से इसे बहुत फर्क पड़ता है। अगर माइक्रोफोन एरे के पास से हमारी अपनी ही सेना का कोई ट्रक या टैंक गुजर रहा है तो उसकी आवाज़ ही एक नॉइस पैदा कर सकती है जो सेंसर्स के काम में हस्तक्षेप कर सकती है। सिस्टम को यह समझने में मुश्किल हो सकती है कि कौन सी आवाज़ तोप की है और कौन सी ट्रक की। बहुत तेज हवा या बिजली कड़कने से भी गलत रीडिंग्स आ सकती हैं। और जैसा आपने बताया, हर माइक्रोफोन की लोकेशन का सटीक होना भी तो एक बड़ी चुनौती होगी, खासकर युद्ध के मैदान में। बहुत बड़ी चुनौती। पुराने समय में इसके लिए मीलों लंबे फिजिकल केबल बिछाने पड़ते थे, जो लड़ाई के दौरान बमबारी में अक्सर टूट जाते थे, जिससे पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता था। आज रेडियो लिंक्स ने इसे थोड़ा आसान बना दिया है, लेकिन सटीकता की जरूरत आज भी उतनी ही है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। आज के ज़माने में जब हमारे पास सैटेलाइट हैं जो ऊपर से सब देख सकते हैं, हमारे पास ड्रोन्स हैं जो दुश्मन के सिर पर मंडरा सकते हैं, और हीट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो तोप की गर्मी का पता लगा सकती है, तो क्या ये आवाज़ पर निर्भर करने वाली तकनीक थोड़ी पुरानी, थोड़ी ओल्ड स्कूल नहीं लगती? क्या ये आज भी उतनी ही कारगर है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, ये आज भी उतनी ही, बल्कि कुछ मामलों में पहले से ज्यादा कारगर है। और इसकी वजह एक शब्द में छिपी है, पैसिव। पैसिव? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि यह सिस्टम अपनी तरफ से कोई सिग्नल नहीं भेजता, ये सिर्फ सुनता है। अब इसकी तुलना कीजिए रडार से। रडार कैसे काम करता है? वो एक शक्तिशाली रेडियो तरंग भेजता है। वो तरंग दुश्मन से टकराकर वापस आती है और तब रडार को दुश्मन का पता चलता है। लेकिन जब आप एक शक्तिशाली तरंग भेजते हैं तो दुश्मन भी उसे देख सकता है। आप दुश्मन को ढूंढने के लिए चिल्ला रहे हैं और उस चिल्लाहट से दुश्मन को भी आपकी लोकेशन पता चल जाती है। अच्छा, तो रडार एक टॉर्च की तरह है। आप अंधेरे में चोर को ढूंढने के लिए टॉर्च जलाती हैं, लेकिन चोर को भी पता चल जाता है कि टॉर्च कहाँ से जल रही है। बिल्कुल सही, लेकिन साउंड रेंजिंग एक पैसिव सिस्टम है। ये टॉर्च नहीं जलाता है, ये बस अंधेरे में बहुत ध्यान से सुनता है। मतलब आप दुश्मन को देख सकते हैं लेकिन वो आपको नहीं देख सकता। ये तो जैसे अदृश्य होकर शिकार करना हुआ। ये इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। आप अपनी लोकेशन बताए बिना दुश्मन की लोकेशन जान लेते हैं। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जहां चुप रहना और छिपे रहना बहुत जरूरी है, वहां इस पैसिव सिस्टम की कीमत बहुत ज्यादा है। तो आज हमने जो कुछ भी समझा, अगर इसे फटाफट समेटें तो कहानी ये है कि साउंड रेंजिंग दुश्मन की तोपों का पता लगाने का एक बहुत ही चालाक और पैसिव तरीका है। बिल्कुल, ये कोई सिग्नल नहीं भेजता, सिर्फ आने वाली आवाज को सुनता है, जिससे ये खुद छिपा रहता है। हमने देखा कि ये ध्वनि तरंगों के अलग अलग माइक्रोफोन तक पहुंचने के समय में मिलीसेकंड के अंतर की गणना करके काम करता है। एक कारगर सिस्टम के लिए हमें सटीकता से सर्वे किए गए माइक्रोफोन्स, मौसम के सेंसर्स, मजबूत कम्युनिकेशन लिंक्स और एक कमांड पोस्ट की जरूरत होती है जो सिस्टम के दिमाग की तरह काम करता है। और इसकी मुख्य प्रक्रियाएं भी हमने समझी। सिस्टम को सही समय पर चालू करने के लिए एलपीज और एपीज का इस्तेमाल होता है, और कई बेरिंग्स के इंटरसेक्शन से हमें जवाबी हमले के लिए एक सटीक लक्ष्य मिलता है। और अंत में हमने ये भी जाना कि ये तकनीक सटीक होने के बावजूद इसे स्थापित करना एक मेहनत का काम है और ये अपने आसपास के शोर के प्रति बहुत संवेदनशील है। लेकिन इसका पैसिव होना ही आज की लड़ाई में इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, ये तकनीक दिखाती है कि कैसी फिजिक्स के बुनियादी सिद्धांतों का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में एक निर्णायक बढ़त हासिल करने के लिए किया जा सकता है। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। हमने बात की कि लिसनिंग पोस्ट्स एलपीज को माइक्रोफोन एरे के आगे यानी दुश्मन की तरफ तैनात किया जाता है ताकि वो मुख्य सिस्टम को क्यू कर सकें। तो सवाल ये है कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि एलपीज को एरे के पीछे के बजाय आगे ही तैनात किया जाए। जरा सोचिए, अगर उन्हें पीछे तैनात किया जाता तो सिस्टम की कार्यप्रणाली पर इसका क्या असर पड़ता।